दोस्तों नमस्कार। आज एक अलग मुद्दे पर बात करेंगे। जो मुद्दा अक्सर समाज में उठता है, मारवाड़ी समाज के, हिंदी भाषी समाज के मान सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ पर मारवाड़ी समाज को मैं बृहत्तर हिंदी भाषी समाज का एक हिस्सा मानता हूँ, जो राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश से आए हैं और असम की जनसंख्या के लगभग 9.5-10% लोग हैं। और ये अधिकतर व्यापार वाणिज्य करते हैं या नौकरी पेशा करते हैं या मजदूरी करते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। और ये सारे लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, जिसे असम में हिंदी भाषी समाज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल इस समाज की, और इसके लिए एक शब्द का अगर हम प्रयोग करें तो यह शब्द का प्रयोग है बहिरागत बनिया। इस पूरे समाज को यहाँ पर कथित तौर पर जातीयतावादी लोग बहिरागत बनिया बोलते हैं। शांतिप्रिय समुदाय जिसने असम की आर्थिक रीढ़ मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, साथ ही असम के कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति, इनको मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। असम के एम्बेसडर बनकर, असम के दूत बनकर असम की संस्कृति को भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में ले जाने का काम भी इस समाज ने किया है। आज मैं बात शुरू करना चाहता हूं बनिया से। बनिया कायर नहीं होता। जैसा कि यह बात बता दी गई है या यह मान ली गई है कि हम व्यापार करते हैं, हम डरते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति डरता नहीं है। या बनिया जो शब्द है, और यह शब्द में इरिस्पेक्टिव ऑफ जो कास्ट है, जिसको आप ब्राह्मण कहते हैं, राजपूत कहते हैं, या अन्य जैन, ओसवाल, माहेश्वरी, या विभिन्न जो जातियों के दायरों में हम बांटते हैं, उसको अलग करके असम में रहने वाले सारे हिंदी भाषी समाज के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो बनिया कायर नहीं होता, यह बात निश्चित है। और असम के संदर्भ में जब हम इस बात को शुरू करते हैं तो ज्योति प्रसाद अग्रवाला तो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका जो दूसरा सानी ढूंढना पूरे भारत में मुश्किल है। एक व्यक्ति, साहित्यकार, संगीतकार, उसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी, पहला फिल्म निर्माता, जिसने 1935 में जब जयमती बनाई तो उस समय आलामारा बनी थी। तो भारत की पहली पिक्चर के साथ साथ उन्होंने असम में पहली सिनेमा जो है जयमती बना दी। तो ऐसे विभिन्न आयामों के धनी व्यक्तित्व थे, उनकी तो बात करना ही बेईमानी है। वो तो निश्चित रूप से कोई भगवान का अवतार भी कहें या विशेष शक्ति से संपन्न व्यक्ति कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। किंतु उसके बाद भी अगर हम असम आंदोलन के पहले की बात करें तो जिस असम आंदोलन की बुनियाद जिस मुद्दे पर खड़ी हुई, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, उस मुद्दे को सबसे पहली बार भारत के संसद में उठाने वाला व्यक्ति एक हिंदी भाषी, एक मारवाड़ी, एक बनिया था। जी हाँ, उनका नाम हीरालाल पटवारी था। मंगलदेई से सांसद थे। उन्होंने पहली बार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और उसके बाद यह मुद्दा असम में प्रभावी हुआ और असम आंदोलन की जो पटकथा लिखी गई, तो वो एक बनिया था। इसके बाद हम बात करें छगनलाल जैन की, तो अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। अगर हम बात करें राम निरंजन गोयनका की, तो उन्होंने भारतीय जितना धार्मिक लिटरेचर है, साहित्य है, उसके असमिया अनुवाद करवाने में जो महती भूमिका निभाई वो अपने आप में अतुलनीय है। अनडिवाइडेड जो हमारा असम था, उसके शिलोंग में जन्मे भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार नहीं होते तो शायद हमारे सामने आज गीता प्रेस नहीं होती। उनका, जयदयाल जी गोयनका का, राम सुखदास जी महाराज, ऐसे महामना व्यक्तित्व थे जिनका बहुत बड़ा योगदान गीता प्रेस गोरखपुर के निर्माण में और इसको आगे बढ़ाने में रहा, जिनके परिणाम स्वरूप आज भारत का जो सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म है, वो बचा हुआ है।
पुष्पित पल्वित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, तो वो भी एक बनिया थे। ऐसे ही अगर हम बनियों की बात करें तो केदारमल ब्राह्मण, जिन्होंने बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उनके साथ प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का थे, उनके साथ नौपत राय केडिया थे। ऐसे बहुत से व्यक्तित्व रहे हैं जो न सिर्फ असम में रहते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े, बल्कि जब सिलहट जिला असम से बांग्लादेश में शामिल होने की बात आई तो उसके लिए भी लड़े वो लोग, और असम को भी बांग्लादेश में और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने की बात आई तो उसके लिए भी गोपीनाथ बरदले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। असम का जो पहला सेल टैक्स ड्राफ्ट हुआ था, उस ड्राफ्ट को जो है केदारमल ब्राह्मण ने लिखे। अगर हम व्यवसाय वाणिज्य की दृष्टि से देखें तो वो भी बनिया थे, जिनको हम बनिया यहाँ पर कहते हैं या बहिरागत कहते हैं। तो ये जो योगदान है, ये योगदान की कड़ी यहीं समाप्त नहीं होती, ये बहुत बड़े स्तर पर, चाहे वो हम लड़िया जी की बात करें या हम बात करें हाल फिलहाल में जो हमारे साहित्य और संस्कृति में लगे हैं, किशोर जैन है, धर्मचंद जैन है, विनोद रिंगानिया है, गोपाल जालान है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो निरंतर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। राजनीतिक के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, अशोक आनंद सिंघल है, शिव शंभू ओझा हुए उसके पहले, या अन्य ऐसे बहुत से लोग हैं। कमलापति त्रिपाठी की बात करना चाहेंगे, अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो निरंतर राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। ललन सिंह हुए दुमदुमा के, जो आसू के अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसी जो ये लिस्ट है ये बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। हम जब बातें करते हैं तो बहुत से नाम शायद ध्यान में नहीं आए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला से लेकर मेरे एक मित्र है छोटे भाई बजरंग शुराना, वो ब्लड डोनेशन और आई डोनेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वहाँ तक ये जो तथाकथित रूप से जिसे बनिया समुदाय कहते हैं, इस समुदाय का ये जो कथित बहिरागत कहते हैं जिन्हें, इनका बहुत बड़ा योगदान असम में इकोनॉमिकली है, आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से है, सांस्कृतिक रूप से है, हर प्रकार से इन्होंने अपना योगदान दिया। बावजूद इसके समय समय पर इस समुदाय पर जो है अटैक होते हैं, आक्रमण होते हैं, इसे प्रताड़ित किया जाता है, इसे जातिवादी शब्दों के साथ अपमानित किया जाता है। कभी कोई संगठन उठकर खड़े आ जाते हैं और इस प्रकार की हरकतें करते हैं। कोई बिहार उत्तर प्रदेश मूल के जो लोग हैं उनके ठेलों को जो है जहां वो अपना व्यवसाय वाणिज्य करते हैं उनको भगा दिया जाता है, ठेलों को तोड़ दिया जाता है, या फिर किसी मेघराज कोठारी हो या फिर तिनसुकिया में किसी युवक को कान पकड़ाने की घटना हो, उसकी गलती ना होने के बावजूद, या फिलोबाड़ी में किसी सुभाष अग्रवाला पर अटैक की बात हो या विशाल पर अटैक की बात हो, इस प्रकार की जितनी घटनाएं हैं ये निरंतर और दैनंदिन घटती है। इन घटनाओं से पीड़ित और प्रताड़ित होने वाले इस समुदाय की सुरक्षा के लिए ही विभिन्न संगठन बने, जिनमें चाहे मारवाड़ी संगठन हो या बिहार उत्तर प्रदेश के मूल के लोगों के जो संगठन बने। किंतु खेद की बात है कि ये संगठन अपनी ये जो मेन भूमिका थी कि समाज के मान सम्मान आत्मसम्मान की रक्षा करना और दूर दराज में रहने वाले हिंदी भाषी व्यक्ति को यह महसूस कराना कि समाज आपके साथ खड़ा है, कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। और ये कमी क्यों आई? आज हम संगठनों को कोस देते हैं, किंतु ये कमी उन संगठनों में अब क्यों आई है? क्योंकि संगठन व्यक्ति से ही जाना जाता है। आज उसमें जो व्यक्ति हैं, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो शायद हमारे समाज के इस दौर में वहां गए हैं जो स्वयं को इतना मजबूत नहीं पाते हैं कि इस प्रकार की चुनौतियों के सामने खड़े हो जाए। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा प्रश्न है। कल जो है मारवाड़ी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र भट्टर जी आए थे, विश्वरत्ना में एक कार्यक्रम था, उस दौरान भी मैंने ये बात उठाई कि मारवाड़ी मंच जब बना था तो उसका उद्देश्य था कि समाज के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराना कि उसके साथ हम खड़े हैं।
और खड़े होने के लिए तलवार लेकर खड़े होने की जरूरत नहीं होती है। हम कानून को मानने वाले व्यक्ति, हमको भारत के संविधान में हमारी आस्था है। हम अपने समाज के कोई व्यक्ति अगर प्रताड़ित होते हैं तो कानूनन शांतिपूर्ण ढंग से हम उसका हल ढूंढ सकते हैं, कानून के द्वारा उसको मदद कर सकते हैं, हम उसके साथ खड़े होकर उसकी मदद कर सकते हैं। इतना भी काफी है कि तुम इतना भी नहीं कर पाते, देखने की बातें इन दिनों में आई है। बहुत बार मैंने व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास किए हैं। लोग अपने आप में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि जब तक ये बात मेरे पास नहीं आएगी, किसी मेघराज कोठारी के साथ में खड़ा नहीं होऊंगा, किसी सुभाष अग्रवाल के साथ में खड़ा नहीं होऊंगा, किसी केजरीवाल, किसी शर्मा, किसी पारिक, किसी सिंह, किसी राय के साथ मैं तब तक खड़ा नहीं होऊंगा जब तक बात मेरे अपने पर नहीं आए, मैं उनके साथ खड़ा नहीं हूं। और यही मानसिकता लेकर जब हम संगठनों में जाते हैं तो संगठन अपनी प्राथमिकता जो है समाज को मान सम्मान और आत्मसम्मान दिलाने की ये भूल जाते हैं और वो सारे कार्य करने लग जाते हैं जिन्हें हम सब्सिडियरी कार्य करते हैं, जो संगठन को गतिमान और चलायमान रखने के लिए हमें साल भर करने की जरूरत होती है, चाहे उसमें सेवा के कार्य हो या अन्य सुधार के कार्यक्रम हो, उस प्रकार के कार्यक्रम। ये मेन लक्ष्य हट जाता है तब हम कोई चिकित्सा शिविर लगाते हैं, तब हम कोई धार्मिक आयोजन वहां पर कराने लग जाते हैं या हम अन्य काम कराने लग जाते हैं जो सहायक काम हो सकते हैं किंतु मुख्य उद्देश्य नहीं है। अब इन सारी बातों के बीच एक और बड़ा प्रश्न उठकर आता है और वो प्रश्न है कि हिंदी भाषी समाज जो मूलतः धार्मिक समाज है, जिसे धर्म भीरू समाज भी हम कह सकते हैं, यह समाज अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर भी जागृत नहीं है। हम कभी भी फैंसी बाजार की हालत आप देखिए, कितनी बुरी हालत है, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रेल गेट के कारण आवागमन बाधित हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव वहां पर है। फैंसी बाजार को यहां से बाहर शिफ्ट करने की पूरी योजना बन चुकी है, किसी भी वक्त यह शिफ्ट यहां से होगा। इसके अलावा यहाँ पर ग्राहकों का आना बंद हो गया, धीरे धीरे बाजार व्यापार वाणिज्य उजड़ गए हैं, उजड़ रहे हैं। बावजूद इसके हम कभी भी अपने जनप्रतिनिधियों को प्रश्न नहीं करते, उनको कटघरे में खड़ा नहीं करते, बल्कि हम एक अद्भुत सी सामंतवादी मानसिकता में जीते हैं, जहां थाने के पुलिस के साथ घूमना शान समझा जाता है, जहां OCIC के साथ घूमना शान समझा जाता है, किसी दौर में जब अल्फा से सल्फा बने उनके साथ घूमना शान समझा जाता है, इलाके के किसी गुंडे के साथ घूमना शान समझा जाता है, नेता के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाकर व्हाट्सएप और फेसबुक में डालना या सोशल मीडिया पर डालना शान समझा जाता है। इस प्रकार की सामंतवादी मानसिकता में है, जहां हम किसी के साथ खड़े होकर अपने आप को बड़ा मानते हैं, अपने बड़प्पन से अपने मान सम्मान को बचाकर, अपने मान सम्मान को सामने रखकर हम बड़ा नहीं होना चाहते। ये एक अद्भुत मानसिकता, इसी का परिणाम है कि समाज को समय समय पर प्रताड़ित होना पड़ता है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम किसे वोट देते हैं? पहले हम कांग्रेस को वोट देते थे, किसी दौर में हम भाजपा को वोट देते हैं, किंतु सारी पार्टियां जानती है कि ये मजबूर है, जब तक हमारा शासन रहेगा हमें ये वोट देंगे और हमारे वोट को वो गारंटेड मानते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड है कि ये तो मिलेगा ही। इसी का परिणाम है कि वो वोट आपके गारंटेड मानकर आपकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, आपकी तकलीफों पर ध्यान नहीं देते और आपको सुनते नहीं है। और जब कोई आपको प्रताड़ित भी करता है तो आप भी मान बैठते हैं कि बनिया कायर होता है, जबकि बनिया कायर नहीं होता। इस देश का गृह मंत्री आज जो बैठा वो भी एक बनिया है, इस देश का जो कॉमर्स मिनिस्टर है वह भी एक बनिया है, बनिया कायर नहीं होता। अगर बनिया कायर होता तो भामा शाह जिस दौर में थे वो भामा शाह नहीं होते, तो शायद प्रताप भी नहीं होते, उन भामा शाह नहीं होते, पीथल नहीं होते तो प्रताप नहीं होते। उन्होंने अकबर के खिलाफ जाकर मदद की थी, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। महाराणा प्रताप की मदद की थी। घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज, सीताराम शेखसरिया जैसे लोगों ने अपने खजाने के द्वार महात्मा गांधी के लिए खोल दिए थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर जो है महात्मा गांधी की मदद की थी, स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था। वो भी बनिया थे, बनिया कायर नहीं होता। हमने कायरता का जामा
पहन लिया है, हमने एक खोल में अपने आप को कैद कर लिया। इस कैद से बाहर निकलने की जरूरत है। अपने राजनीतिक अधिकारों को भी टटोलने की जरूरत है। हमें किसी पार्टी विशेष का पिछलग्गू होने की जरूरत नहीं है। हमें किसी से हिंदुत्व या सनातनवादी होने का सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे जब मां की कोख में प्रवेश करते हैं, उसी दिन से हिंदू सनातन धर्म के धर्मावलंबी बनकर पैदा होते हैं, धार्मिक बनकर पैदा होते हैं, दानी बनकर पैदा होते हैं। हमें यह बात समझने की जरूरत है। इसलिए हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम जब यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपने मान सम्मान के प्रति हमें सचेत रहने की जरूरत है। और वह सचेत रहते हुए हमें अपने मताधिकार का प्रयोग उसी प्रकार से करने की जरूरत है जहां पर सब पार्टियों को हमारे मत की जरूरत हो। हम सारे हिंदी भाषी मिले तो 30 लाख वोटर्स हैं। 10% के आसपास हम इस राज्य के मतदाता है और कईयों का चुनावी गणित जो है हम बिगाड़ने और बनाने की क्षमता रखते हैं। किंतु खेद की बात है, हम एक साथ नहीं आते, एक स्वर में नहीं बोलते और अपने मताधिकार का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते। हिंदी भाषियों के सामने विकास से ज्यादा समस्या है आत्मसम्मान की, सुरक्षा की, और यह समस्या बनी रहेगी जब तक हम इस समस्या को खुद एड्रेस नहीं करेंगे। जब तक हम खुद अपने आप में विश्वास नहीं लाएंगे, तब तक भले ही हमें 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास हो, हमारी रक्षा नहीं हो सकती, हम बच नहीं सकते, हम सम्मान के साथ नहीं रह सकते। और आपने देखा होगा जहां जहां हमने आवाज उठाई है, चाहे बदरुद्दीन अजमल का मामला हो, या तिनसुकिया में उस बच्चे का मामला हो, या सुभाष अग्रवाल का फिलोबाड़ी का मामला हो, या मेघराज कोठारी का मामला हो, या जिस समय युवा मंच उस काले दौर को याद कीजिए जब यहाँ अल्फा का आतंक था और मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत दबाव बनाते रहे और समाज को कहीं न कहीं उन्होंने सुधार और सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की। तो ये हमें अपने आप में विश्वास जगाना पड़ेगा। किसी मंच को, किसी पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन को या अन्य किसी अल्टरनेटिव संगठन को सामने आकर समाज के ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। समाज के लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए हम हैं, हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए हर उपाय करेंगे, हर संभव उपाय करेंगे। और राजनीतिक पार्टियों को सवाल करना और उन्हें वोट के लिए बार्गेन करना, इसमें एक बड़ा उपाय है। चूंकि लोकसभा 2024 के चुनाव सामने हैं, ऐसे में हम कुछ सवाल तो उनके सामने रख ही सकते हैं। और इस समय सुरक्षा का यहाँ पर तो जो सवाल है हिंदी भाषियों की, उस सुरक्षा का सवाल तो उठना ही चाहिए। साथ ही उठना चाहिए 1983 फैमिली जो कार्मिया उन लोग में है, जिन्हें इविक्शन नोटिस दिया जा चुका है, जिन्हें खदेड़ने का नोटिस दिया जा चुका है, और अब 10,000 लोग किसी भी समय बेघर हो सकते हैं चुनाव के बाद। ऐसे में कि हर राजनीतिक दल को, विशेषकर सत्ताधारी राजनीतिक दल अगर आपके पास आए तो पहले आप अपने सत्ताधारी दल के नेताओं से, मुख्यमंत्री से यह कोल वचन करे, यह वचन ले कि तुरंत प्रभाव से वह नोटिस विड्रॉ की जानी चाहिए। 1983 परिवारों को किसी भी हाल में उजड़ने नहीं दिया जा सकता और नहीं दिया जाएगा। इसकी जब तक वचनबद्धता पार्टी आपके सामने नहीं दोहराए, आप अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करें। और मेरा कहना है उन लोगों के पक्ष में करें, उन लोगों के अधिकारों के लिए करें जो 1983 परिवार है, जो 10,000 लोग हैं, जहां बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सब प्रकार के लोग हैं, जहां मजदूर है, जहां छोटे मोटे व्यापारी है, जहां किसान है, हिंदी भाषी, असमिया हिंदी भाषी जो वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, एनआरसी में जिनके नाम है 1930-33 से वहां पर रह रहे हैं, अंग्रेजों के समय से वहां रह रहे हैं, उनको उजड़ने नहीं देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। समाज का मान सम्मान, आत्मसम्मान बचना और बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर अपने मताधिकार का प्रयोग इस लोकसभा चुनाव के दौरान हमें करना चाहिए और करने की जरूरत है। नमस्कार, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाज की आवाज बनकर ऐसे ही आपके हितों से जुड़े मुद्दे आपके सामने उठाते रहेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयु हो।